हेलो एवरीवन, विद्यार्थी आईएएस के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूं एडुकेटर शरण्या और जैसा कि आप सबको पता है मैं यहां पे करंट अफेयर्स एंड एनवायरनमेंट की क्लासेस लेती हूं। तो आज की जो वीकली करंट अफेयर्स की टॉपिक है वो GS2 और GS4 की होती है। एंड आज किस किस चीज़ को लेकर बात करेंगे, लास्ट 1 वीक की जो करंट अफेयर्स है इसके बारे में आज बात करेंगे। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो ये है कि टाइम टू शिफ्ट फ्रॉम चीफ जस्टिस सेंट्रिक सुप्रीम कोर्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट जज। तो सुप्रीम कोर्ट जज ने क्या कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वो बहुत सारे एरियाज़ को मैनेज करते हैं। तो अब जो उनकी सेंट्रलाइज्ड पावर है उसको डेमोक्रेटाइज करने की ज़रूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट मस्ट इंस्टेड फंक्शन मोर डेमोक्रेटिकली लाइक हाई कोर्ट्स। तो हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस होते हैं तो उनके उतने पावर नहीं होते या फिर उनके सेंट्रलाइज्ड पावर इतने नहीं होते, तो उन्हीं की तरह काम करने की बात हो रही है। तो डिसप्रोपोर्शनेट पावर कैसे सुप्रीम कोर्ट जजेस चीफ जस्टिस के पास है? मास्टर ऑफ द रोस्टर, मतलब CJI के पास प्रेरोगेटिव है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच को कैसे कंस्टिट्यूट करना है। 3 जजेस बेंच होंगे कि 5 जजेस बेंच होंगे या फिर उनकी केस कैसे एलोकेट हो सकता है, ये वो डिसाइड कर सकते हैं। सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द जुडिशियल आउटकम, तो वो इसी तरीके से जजेस के बेंच को सिलेक्ट करेंगे कि उनके पास जो आउटकम होनी चाहिए वैसे ही आउटकम होगी, वो जैसे चाहते हैं वैसे ही आउटकम होगी। नेक्स्ट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बेंच असाइनमेंट। तो कौन सा बेंच किसको असाइन किया जाएगा वो कंट्रोलिंग पावर भी CJI के पास है। कंट्रोल ओवर केस लिस्टिंग, कौन सा केस कौन से बेंच के पास जाएगा, कौन से जज के पास जाएगा। इवन बेंच फॉर्मेशन जितना लेट होगा उसके हिसाब से जो जजमेंट है वो भी लेट होगा, हियरिंग भी लेट होगा, वर्डिक्ट आने में भी लेट होगा। तो ये पूरे प्रोसेस को लेंदी करने का, पूरे प्रोसेस को डिले करने का पावर भी CJI के पास है। तो इफेक्टिवली अवॉइडिंग डिसीजन ऑन कंट्रोवर्शियल मैटर्स इम्पैक्टिंग टाइमली जस्टिस, तो जस्टिस को ये डिले करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर फॉर डिटरमाइनिंग द वर्क स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट एंड रजिस्ट्री एक्सक्लूसिवली बेस्ड ऑन CJI। तो ये सारे चीज़ CJI के अंडर में आते हैं। तो अब इसे कहा जा रहा है कि आइदर कमेटी के पास हो या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाया जाए जो ये सारे काम करेंगे, क्योंकि CJI के पास और भी पावर होते हैं और भी काम होते हैं, तो ये कुछ कुछ कंडीशन में लैग हो सकता है। ठीक है, तो इसके ऊपर ऐसे एक क्वेश्चंस इसके पहले पूछा गया था। कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्रीरिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड डेमोक्रेसी के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस हो, जुडिशियल इंडिपेंडेंस हो या फिर सेंट्रलाइजेशन ऑफ CJI, पावर्स ऑफ CJI, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट था, तो एक ऐसा टॉपिक था मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ऐसे भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप ज़रूर इसे अटेंड कीजिए एंड उसके बाद मुझे बताइए कि आपने क्या क्या लिखा है, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम पोर्टल, ये रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स बना रहे हैं ताकि प्लेयर के जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर एक रिपोजिटरी बनाया जाए। ये एक डिजिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना रहे हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, और ये खेलो इंडिया प्रोग्राम का एक पार्ट है। तो खेलो इंडिया नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्कीम, ये जो स्कीम था इसके अंडर एक पार्ट है कि डिजिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि कोई भी ऐसा एथलीट है, कोई भी ऐसा प्लेयर है, उसके परफॉर्मेंस की वीडियो वहाँ पे फ्री में डाले जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, बाकी जो लोग देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो इसे सीख सकते हैं।
It envisages providing comprehensive digital solution for all major stakeholders like athletes, coach, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर्स, फेडरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशंस, ये सब के लिए होगी, ठीक है। और खेलो इंडिया आईडी नाम की एक यूनिक आईडी भी प्रोवाइड किया जाएगा एथलेट्स को, कोच को और एकेडमीज़ को, ओके। तो ये था एक न्यूज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपको प्रीलिम्स में कभी पूछे जाए, तो इस टॉपिक को याद रखना। नेक्स्ट है नीति आयोग रिलीज्ड डिज़ाइनिंग ए पॉलिसी फॉर मीडियम एंटरप्राइजेस। तो एमएसएमई जो सेक्टर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है हमारी इकोनॉमी के लिए, और नीति आयोग ने ये एक पॉलिसी डिज़ाइन किया है। तो एमएसएमई सेक्टर जो है वो बेसिकली क्या है, 29% ऑफ जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं और 40% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट। तो इंडिया की जो टोटल एक्सपोर्ट है उसकी 40% एमएसएमई सेक्टर देखते हैं, एंड इवन 60% वर्कफोर्स यही एमएसएमई सेक्टर से आते हैं। बट ये जो सेक्टर है हेविली स्क्यूड है टूवर्ड्स माइक्रो एंटरप्राइजेस, क्योंकि माइक्रो एंटरप्राइजेस में बहुत सारे लोन्स स्पेशली मिलता है, जैसे शिशु किशोर तरुण डिफरेंट लोन्स है वैसे मिल सकते हैं। तो मीडियम जो एंटरप्राइजेस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो 97% जो है सारे माइक्रो एंटरप्राइजेस है, और स्मॉल एंटरप्राइजेस 2.7% है। मीडियम एंटरप्राइजेस बहुत ही कम है, ओके। तो मीडियम एंटरप्राइज को प्रमोट करने की बात हो रही है। तो मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए चैलेंजेस क्या है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। तो 82% जो मीडियम एंटरप्राइजेस है वो एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करते, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग, IoT, AI, या फिर जो डिजिटल इवोल्यूशन है इंडस्ट्री 4.0, ये कुछ भी वो यूज़ नहीं करते। अभी भी मैनुअल ही बिजनेस ऑपरेशंस मोस्टली हो रहे हैं। लो यूटिलाइजेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स। तो 88% जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं आर नॉट अवेलिंग देमसेल्व्स ऑफ एनी गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग स्कीम्स। तो कोई भी स्किल डेवलपमेंट के लिए जो ट्रेनिंग स्कीम्स होते हैं वो अभी स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं। फंडिंग क्या होती है, इंडिया में 37% मीडियम एंटरप्राइज ऐसा है जो लोन सिक्योर कर पा रहे हैं, बट कंप्लायंस बर्डन जो है वो बहुत सारे इंस्पेक्शन के बाद ही होती है। बहुत सारे अथॉरिटीज़ इंस्पेक्ट करते हैं, लेबर इंस्पेक्शन होती है, हेल्थ इंस्पेक्शन होती है, तो उसकी वजह से फंडिंग में लेट होती है। एंड इनएडिक्वेट R&D। तो 20% ऑफ मीडियम एंटरप्राइज जो है वो R&D पे इंगेज होते हैं, बाकी जो एंटरप्राइजेस है वो R&D पे खर्च नहीं करते। जहाँ के लार्ज जो एंटरप्राइजेस है उसमें 60% लोग जो है R&D पे पैसे खर्च कर रहे हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस है, और इसी के लिए नीति आयोग ने एक पॉलिसी डिज़ाइन किया है जो आपको याद रखना होगा, क्योंकि इसके पहले MSME के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स इंक्रीज्ड शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन GDP, particularly in MSMEs. Comment on the present policies of government in this regard. तो अभी प्रेजेंट पॉलिसी के बारे में पूछा गया है, तो हो सकता है कि जो न्यू फ्यूचर पॉलिसीज़ है उसके बारे में भी आपको पूछा जाए, राइट। तो ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट कमिंग टू द टॉपिक, ये है कि एस्टेब्लिश्ड ए सेंट्रलाइज्ड ओवरसाइट मैकेनिज्म फॉर ट्राइब्यूनल। तो ट्राइब्यूनल के लिए एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म बनाने की बात हो रही है। तो CII की रिकमेंड किया है ये ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 को अमेंड करने की बात हो रही है, जहाँ पे एक स्टैट्यूटरी सेंट्रल ओवरसाइट बॉडी बनाने की बात हो रहा है, जो मैंडेट, स्ट्रक्चर, स्कोप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्राइब्यूनल्स की डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो 16 ऐसे ट्राइब्यूनल्स है जो डिफरेंट मिनिस्ट्री के अंदर है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो बहुत ही फ्रैगमेंटेड है, हर एक मिनिस्ट्री का अलग अलग रूल है, हर एक मिनिस्ट्री की अलग अलग कंडीशंस होते हैं। उसकी वजह से क्या होती है, कभी कभी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के जो ट्राइब्यूनल है वो इकोनॉमी मिनिस्ट्री के साथ क्लैश कर रहे हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री कभी जब अपना परमिशन देंगे तभी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होगी। तो बहुत सारे क्लैशेस हो रहा है।
नेक्स्ट क्या है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस। तो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर ट्राइब्यूनल अपॉइंटमेंट्स एंड सर्विसेज जो है वो अभी भी जुडिशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर नहीं है, ये मोस्टली मिनिस्ट्री ही चेक करते हैं। तो कंडीशंस दैट अंडरमाइन द सेपरेशन ऑफ पावर, तो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल जो है अभी भी गवर्नमेंट के पास है और ये ट्राइब्यूनल के पास या फिर जुडिशियरी के पास डायरेक्टली नहीं है। यूनिफॉर्मिटी क्या है कि कॉम्पोजिशन क्या होगी, उस जो चेयरपर्सन होंगे उनके सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, उनके क्वालिफिकेशंस क्या होगा, ट्राइब्यूनल मेंबर्स कौन कौन होंगे, इसके बारे में कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो हर एक मिनिस्ट्री अपना अपना अलग चलाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ ट्राइब्यूनल्स फॉर अनलॉकिंग सब्सटैंशियल फिस्कल रिसोर्सेज टाइड अप इन डिस्प्यूट्स एंड इम्प्रूविंग द ओवरऑल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो एफिशिएंसी इम्प्रूव करने की बात हो रही है ट्राइब्यूनल्स की, तो आप लोगों का काम है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से 2 आर्टिकल है जो ट्राइब्यूनल के ऊपर पूछा गया है, ये आप लोगों को बताना है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और कौन सा ट्राइब्यूनल है, इसके बारे में आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, ओके। तो इसके बारे में भी एक बार क्वेश्चंस पूछे गए थे। हाउ फार डू यू एग्री द व्यू दैट ट्राइब्यूनल्स कार्टल द जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट्स? इन व्यू ऑफ द अबव, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ द ट्राइब्यूनल्स ऑफ इंडिया। तो कॉम्पिटेंसी की प्रॉब्लम क्या क्या है, ये आप यहाँ से बात कर सकते हैं कि फ्रैगमेंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जुडिशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, एंड एफिशिएंसी जो है वो भी कम है। तो ये कुछ कुछ जो पॉइंट्स हैं, ये आप इस क्वेश्चन में भी कॉम्पिटेंसी के बारे में पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, यस मैंने अभी बताया कि कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि कौन कौन से आर्टिकल में ट्राइब्यूनल्स के बारे में पूछे गए हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ओके। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट क्या टॉपिक है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY। ये क्या है कि ऑपरेशनल गाइडलाइंस निकाला है कोल्ड सप्लाई चेन को लेके। तो कोल्ड चेन स्कीम जो है, इसके बारे में PM किसान संपदा योजना के बारे में आप ज़रूर पढ़िए और क्या है उसमें मुझे बताइए। तो इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है कि बिल्ट जो गाइडलाइंस हुई है उसमें एक सीमलेस कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है फ्रॉम फार्म टू कंज्यूमर। तो क्या 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 होती है, कोई भी फूड प्रोडक्ट है तो उसमें आइदर उसको हार्वेस्टिंग के बाद, उसको खेत से उठाने के बाद हमें कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है, या फिर प्रोसेसिंग के बाद हमें कोल्ड स्टोरेज पे रखना पड़ता है, राइट। तो जो कोल्ड चेन की सप्लाई चेन है वो एक सीमलेस हो, जहाँ पे बीच में खाना ख़राब होने की या फिर जो रॉ मटेरियल्स है उसको ख़राब होने की कोई चांसेस ना रहे। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो होती है खासकर नॉन हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की, वो कम हो। डेयरी, मीट, पोल्ट्री एंड मेरीन और फिश, इन सब की पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम हो, क्योंकि हार्वेस्टिंग के बाद अगर आप कोल्ड स्टोरेज पे नहीं डालेंगे तो वो बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाता है, ठीक है। लिंक फार्मर्स टू प्रोसेसर्स एंड मार्केट्स, तो जो खाना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को फार्मर के साथ कनेक्ट करने की बात हो रही है। जो फैक्ट्री है वो डायरेक्टली फार्मर से सामान लेंगे, रॉ मटेरियल्स लेंगे, और जहाँ जहाँ पे फार्मर्स को मंडी पे जाना है, मार्केट में जाना है, वो डायरेक्टली मार्केट को एक्सेस कर पाए। ये अभी ऑपरेशनल गाइडलाइंस में लाया गया है। ensuring fair prices for farmers and year round food availability to consumers। जैसे देखा जाए कि बारिश के टाइम जैसे ही होती है तो प्याज के प्राइसेस बहुत बढ़ जाता है, या फिर टमाटर के प्राइस बढ़ जाता है, कभी नींबू की प्राइस बढ़ जाता है, कभी अदरक लहसुन की प्राइस बढ़ जाता है। वो इसीलिए होती है कि हमारी जो फूड अवेलेबिलिटी है वो ठीक ठाक से नहीं है। तो कंज्यूमर के पास कंटिन्यूसली ये जो फूड है वो मिलता रहे, तभी जो प्राइस है वो स्टेबल होगा, अदरवाइज प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होगी एंड फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से हेडलाइन इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसके लिए गाइडलाइंस बनाई गई है, ओके। तो ये हमने क्या पढ़ा, PM किसान संपदा योजना के बारे में था। सिमिलरली
पीएम जनधन योजना के बारे में भी कभी पूछे गए हैं। इज नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग अनबैंक्ड टू द इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस फोल्ड। डू यू एग्री विथ दिस फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी? गिव आर्गूमेंट्स टू जस्टिफाई योर ओपिनियन। तो ये पीएम जनधन योजना के बारे में था। हो सकता है किसान संपदा योजना के बारे में भी आपको पूछ ले। तो गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसे ज़रूर याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्या टॉपिक है कि सेंटर ने एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को अमेंड किया है। ये 2010 में लाया गया था और इसमें क्या था कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशंस होते हैं वो एक स्पेसिफिक चैनल के थ्रू और फेयर प्रोसेस पे ही आएगा। तो जो एनजीओस होती है ये पब्लिकेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है एंड फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रिसीव कर रहे हैं, फॉरेन फंडिंग रिसीव कर रहे हैं, वो कोई भी न्यूज़लेटर को पब्लिश नहीं कर सकते एंड must get a certificate from register of newspapers for India। तो रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया जो ऑफिस है वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलनी चाहिए दैट इट डजंट सर्कुलेट एनी न्यूज़ कंटेंट। तो ये कोई न्यूज़ कंटेंट सर्कुलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि कभी कभार होते हैं कि फंडिंग जो होती है वो एक स्पेसिफिक एजेंडा को प्रमोट करने के लिए किया जाता है कि हम पैसे दे रहे हैं, आप इस तरीके की न्यूज़ को चलाइए, आप इस तरीके की न्यूज़ को पब्लिश कीजिए। तो इसमें क्या होती है, इसको बंद करने के लिए गवर्नमेंट ने रिसेंटली रूल बनाया कि जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशंस ले रहे हैं वो कोई भी न्यूज़लेटर को पब्लिश नहीं कर सकते। एफसीआरए का नोडल मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। जो फंडिंग होती है, फंडिंग चेकिंग, वो सारे होम मिनिस्ट्री चेक करते हैं, ठीक है।